ओके। शुरू करते हैं आज सेकंड चैप्टर एंड दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स की दुनिया में हम लोगों ने साइंस को जाना, फिजिक्स को जाना और फिजिक्स की स्टडी करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड होता है उसके बारे में हमने जाना। साइंटिफिक मेथड के कौन कौन से 6 स्टेप होते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली। और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, और नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसके बारे में जाना। क्या होता है, जैसे जैसे फिजिक्स की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें नापना पड़ता है कौन चीज कितनी है, कौन चीज कितनी है। अच्छा, जिस चीज को हम या जिस मैटर को हम एग्जैक्टली नाप सकते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जिसे हम नहीं नाप सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम किसी से कितना खुश हैं, या हम खुद कितना खुश हैं, या किसी से कितना नाराज हैं, किसी से बहुत ज्यादा नाराज हैं, किसी से बहुत ज्यादा खुश हैं। इन सारे पैरामीटर्स की मेजरमेंट नहीं नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसको हम एग्जैक्टली माप सकते हैं। और आगे हमें इसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही स्टडी करनी है। अब जैसे क्या होता है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, दुनिया जो है ये कहा जाता है कि दो चीजों से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज मैटर एंड सेकेंड इज रेडिएशन। मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज होती है जिसमें मास होता है। जैसे मैं खुद एक मैटर हूँ, या ये माउस ये भी मैटर है, ये पेन ये भी मैटर है। रेडिएशन से मतलब होता है लाइट। जैसे कोई भी अगर हम मैटर ले लें तो मैटर में क्या होता है, मैटर में कुछ उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैटर ले लिया हमने, तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि ये इसकी लंबाई, लेंथ, एक इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, हम इसके एक कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं कि इसके सामने एक हमने छोटा सा लंबाई वाला एक टुकड़ा ले लिया। अब देखते हैं कि ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन हमें इसकी मेजरमेंट करनी कि कौन कितना बड़ा है, या इससे ये कितना बड़ा है। तो इसके लिए हमें हमें मेजरमेंट चाहिए होगा, नापना होगा कि कितना है, इंच है, सेंटीमीटर में, मीटर में कितना है, ये कितना है। तब जाके हम कह पाएंगे कि हाँ ये इतना इससे छोटा या बड़ा है। अभी तो देखने में आता है कि हाँ बड़ा छोटा है, लेकिन कितना छोटा है या कितना बड़ा है ये मेजरमेंट के बाद ही कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। दूसरा इसमें मैटर में क्या स्पेशल प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसे मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सॉलिड है। सॉलिड है तो ये अगर मेरे हाथ पे रखा तो कोई कोई फोर्स लगा रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ दाब जैसा फील हो रहा है, कुछ जोर ऐसा लग रहा होगा। और अगर सेम चीज ये चीज ये ऐसी है एज इट, अगर इसको हम अपने हाथ पे रखें तो कम दाब हमें फील होगा, कम फोर्स फील होगा, कम ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कम वेट जैसा है। तो हम इन दोनों चीजों से ये वाला सॉलिड है, तो हम इन दोनों चीजों से ये मतलब निकाल सकते हैं कि जो जो ये जोर लगा रही है चीज, ये कुछ और है जो कि लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर लेंथ पे डिपेंड करे तो हम समझ सकते हैं कि अगर इतनी लंबी कोई चीज है तो उसका जो भी फोर्स या जो भी जोर होगा, जो भी दाब होगा, वो इतना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये छोटी चीज ज्यादा दाब डाल रही है, ये बड़ी चीज कम डाल रही है। तो मतलब ये कोई अलग चीज है जिसको हम लेंथ से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या चीज है, उसको कहते हैं मास। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल और रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम नाप सकते हैं। जैसे लेंथ को हम नाप सकते हैं कितना है, मास को भी हम मापा जा सकता है। जैसे कोई कितना खुश है इसकी नपाई नहीं हो सकती, या कोई कितना एंग्री है उसकी भी नपाई नहीं हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं मेजरमेंट के लिए। अब जैसे हम लोगों ने ये पता कर लिया है कि ये मैटर की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है लेंथ। अच्छा, लेंथ अब ये है, लेकिन उसको नापने के लिए क्या करते हैं, हम कोई यूनिट ले लेते हैं, और वो स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि वो हमारे भी समझ में आए, और अगर हम किसी दूसरे को बताएं, दूसरे को मतलब हो सकता है कि वो हम फॉरेन में बताएं, तो वहां भी लोगों को, विदेशों को भी समझ में भी आए कि किसके बारे में बात हो रही है। तो हम जैसे अगर लंबाई को नापने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि वो एक इतना बड़ा सा हम स्केल ले लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि ये 1 मीटर है।
कहीं भी होगा, चाहे कहीं भी हम नापे, चाहे फॉरेन में, चाहे अपने देश में, कहीं भी नापे, ये इतनी चीज 1 मीटर होगी। अभी बाद में डिस्कस करें कि ये 1 मीटर में कितना क्या होता है, अभी समझने के लिए बोल लेते हैं। तो हमें, तो हम जब भी लेंथ के लिए नापेंगे तो हम उसी 1 मीटर को घुमा घुमा के नाप लेंगे। लिखा भी है, यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब एन इंटू यूनिट, मतलब एक यूनिट का कितना टाइम्स हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए, जो बंडल में से 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 5 मीटर कपड़ा कैसे मिलेगा? 1 मीटर को 5 बार घुमा घुमा के नापा गया, 5 मीटर कपड़ा हमें मिल गया। क्यों, कितना हो गया? 5 मीटर। 5 क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 1 मीटर यूज्ड। तो यही हुआ। या जैसे हम कोई एक पैकेट ले गए, जिसमें आटा है, उसको हमने तौलने के लिए ले गए, हमने उसको मशीन पे रखा तो उसमें वेट आया 20 kg। तो 20 kg क्या है? वो क्वांटिटी है। क्वांटिटी तो है, कितनी? 20 kg। 20 kg का मतलब 1 किलोग्राम का 20 टाइम्स, 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स क्या हो गया? एन। तो यहाँ पे एन क्या होता है? एन बराबर नंबर ऑफ टाइम्स। यू हमारा यूनिट, और क्यू क्वांटिटी। ये फॉर्मूला समझ लीजिए आगे काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे जो यूनिट बनाते हैं, वो यूनिट कैसी होनी चाहिए? तो यूनिट होने के लिए उनकी क्या, उनमें क्या गुण होने चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो नंबर वन प्रॉपर्टी है, मस्ट है प्रैक्टिकल साइज एंड सिटेबल साइज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ले लो कि हम प्रैक्टिकल साइज एंड सुटेबल साइज का मतलब है कि एक ऐसा यूनिट बनाइए जिसको हम इजिली डेली के कामों में यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल, हम जो होते हैं वो डेली अपने कामों में सबसे ज्यादा मास के आसपास घूमते रहते हैं, और मास में भी कौन सी यूनिट? केजी। मतलब केजी के आसपास हम ज्यादा, हमारा जो समय है वो व्यतीत होता है। जैसे हमें शाम के टाइम जाते हैं तो हम सब्जी लेते हैं कि 2 किलो आलू या 5 किलो प्याज लहसुन, जो भी होता है वो सब किस में बात करते हैं? केजी में बात करते हैं। फिर आटा लेने जाते हैं, फिर चावल लेने जाते हैं, जो भी घर का राशन वगैरह होता है वो सब लगभग केजी के ही आसपास घूमते हैं। तो अब जैसे जब यूनिट बनाई गई है, तो ये भी नहीं कि 1 केजी बहुत छोटा ले लिया गया हो, या 1 केजी बहुत बड़ा ले लिया गया हो, जैसे इतना बड़ा। वैसे हालांकि देखा कुछ इतना बड़ा होता है, अब ये तो है नहीं कि इतना बड़ा ले लिया गया हो या इतना छोटा। क्यों? क्योंकि हम उसके इर्द गिर्द ज्यादा उसमें बिजी रहते हैं। इसलिए वो ऐसा साइज होना चाहिए यूनिट का जो सीटेबल हो, जो आराम से यूज किया जा सके। दूसरा क्या है? दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है यूनिट की? इजिली रिप्रोड्यूसेबल रेप्लिका है। इजिली रिप्रोड्यूसेबल मतलब, अगर मान के चलो किसी तरह से उसे बना दिया गया। अब जैसे मान के चलो कि हम लोगों ने बनाया उसे, मान मान के चलो भारतवासियों ने उसे बनाया, तो अब भारत में ही बहुत सारे स्टेट हैं, वहां भी पहुंचाना है। तो अब ऐसा तो है, जैसे मान के चलो कि यूपी वालों ने बना लिया, अब दिल्ली में चाहिए होगा, उत्तराखंड में चाहिए, बॉम्बे में चाहिए, मध्य प्रदेश में चाहिए, हरियाणा में चाहिए, तो अगर ये यूपी वाले उसको सप्लाई करेंगे, बहुत टाइम लगेगा और बहुत प्रेशर भी रहेगा। तो कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जिससे ये सारे स्टेट वाले लोग उसे बना सकें, और इवन अगर फॉरेन में भी जरूरत पड़े तो वहां के भी लोग उसे बना सकें और यूज कर सकें। तो ऐसी होनी चाहिए यूनिट की उसे कोई भी इजिली बना सके, लेकिन जो मेजरमेंट की जो वैल्यू है वो हर जगह सेम होनी चाहिए। तीसरा क्या है? शुड नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ उसमें कोई भी चेंज ना हो। जैसे अब मान के चलिए हमने 1 मीटर कहीं पे छुपा के रख दिया, 10 साल के बाद देखा उसमें बढ़ गया या कम हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे हर जगह बुक्स में 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, अब 10 साल के बाद देखा वो 105 मतलब 105 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या फिर होगा? चेंज होंगे? चेंज तो नहीं होगा। अगर चेंज हर 10 साल में होते रहे तो फिर कैसे पढ़ाई होगी? तो मतलब यूनिट जो है वो समय के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। चौथा क्या है? मस्ट नॉट चेंज अंडर फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मतलब बारिश हो रही है या सर्दी है या गर्मी है,
या टेम्परेचर की वजह से उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, उसकी वजह से चेंजेस नहीं आने चाहिए। जैसे बारिश हो रही तो उसमें रस्टिंग हो गई, इस वजह से खराब हो गया, या ठंड आ रही तो वो सिकुड़ जाए, गर्मी है तो वो फैल जाए, ऐसी यूनिट नहीं चाहिए। तो जब भी हमें यूनिट चाहिए होगी, तो हमें यूनिट में ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो वो हमारे अच्छे से काम में होंगी। और अगर इसमें ये सारे प्रॉपर्टीज नहीं होंगे तो वो ठीक नहीं है। फिर ये जो भी यूनिट्स का जो होता है देख रेख, इसके लिए एक बॉडी बनाई गई जो ये सारा यूनिट का हिसाब रखती है कि यूनिट में क्या चेंजेस होंगे, क्या वैल्यूज होंगी, कितनी वैल्यूज, क्या कौन सी यूनिट होगी। और अगर उसमें इन फ्यूचर कभी चेंज किए भी जाएंगे तो उसके लिए भी कौन उसमें चेंजेस करेगा। तो वो बॉडी का नाम या वो इंस्टीट्यूट का नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में है। अब समझ लेते हैं कि जो मेजरमेंट के सिस्टम है वो पहले कौन से यूज होते थे। जैसे प्रेजेंट टाइम पे तो ये एमकेस चल रहा है, जिसे बोलते हैं हम लोग एसआई सिस्टम। लेकिन इस एसआई सिस्टम से पहले कौन से मेजरमेंट हुआ करते थे, देख लेते हैं। ब्रिटिश के लोग जो हैं वो लेंथ के लिए फुट यूज करते थे। इवन आज भी अगर आप वहां जाओ लंदन वगैरह में, तो वो लोग फुट ही ज्यादा बोलते हैं, फुट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेंच के लोग लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करते थे। मास के लिए ये लोग पाउंड का इस्तेमाल करते थे, और फ्रेंच लोग ग्राम का इस्तेमाल करते थे। और ये ब्रिटिश के लोग टाइम के लिए सेकंड, और फ्रेंच लोग भी टाइम के लिए सेकंड ही यूज करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे क्या है, अब ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी देश विदेश कुछ भी हो, हर जगह अब लेंथ के लिए मीटर की ही बात करते हैं हर कोई, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अब अगर अब जैसे प्रेजेंट टाइम पे क्या होता है कि हमें देश विदेश से व्यापार भी करना होता है, जो भी माल होता है वो हमको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी करना होता है। तो एमके सिस्टम से इसमें बड़ी आसानी भी है। हम कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं, कोई भी चीज़ भेज सकते हैं। अगर हम यहाँ पे किसी से बात कर रहे हैं फॉरेन वालों से कि भाई हमें इतना किलोग्राम सोना चाहिए, और अगर हम किसी ब्रिटिश वाले से बात करें तो वो पाउंड समझेगा, पहले की बात। अब वो पाउंड समझ रहा, हम यहाँ केजी कह रहे हैं, तो ये तो कंफ्यूजन आएगी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अब सबके लिए सेम है। तो एक ये भी साइज सिस्टम का बेनिफिट है। अब जो हमने क्वांटिटी की बात की थी, वही क्यू बराबर एन यू। तो कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, वही जिसको हम मेजर कर सकते हैं, या जिसको मेजर कर सकते हैं वही हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कितनी टाइप्स की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन सी, नंबर एक फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर दो डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल शब्द अगर आप कहीं भी देखो तो सीधा सा आप उसका एक ही मतलब समझो कि इसका मतलब है मेन। मतलब जो भी इसमें क्वांटिटीज होंगी वो एक दूसरे से समझाई नहीं जा सकती, उनका एक अलग अपना स्पेशल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो खुद का ही उनका एक अलग प्रॉपर्टी होता है। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती है। यहाँ पे देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स और कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे आप इस मार्कर को लीजिए, इसको नापने के लिए लेंथ, इस मैटर के लिए लेंथ जो है वो एक अलग खुद की प्रॉपर्टी है। इस लेंथ को नापने के लिए क्या इसमें हमें मास मास की रिक्वायरमेंट है, या इतने ही मास की कोई चीज होगी तो उसकी इतनी ही लेंथ होगी, ऐसा नहीं। हम इससे भी हल्की कोई चीज ले सकते हैं। जैसे अगर हम कोई स्ट्रॉ ले लें, लकड़ी इससे पतली, वो हो सकता है कि इतने ही मास की थोड़ी लंबी हो। तो जो लेंथ है उसका एक अपना ही अलग गुण है, अपना अलग प्रॉपर्टी है, जो कि किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो लेंथ क्या हो गई, फंडामेंटल है, उसको और किसी चीज से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेंथ। ऐसे ही मास, मास को लंबाई से नहीं जस्टिफाई कर सकते। मैंने क्या कहा था, ये चीज सॉलिड है, ये चीज सॉलिड है, सॉलिड होने से क्या होगा, इसका वेट जो हमें वो थोड़ा ज्यादा फील होगा, इसका कम फील होगा। अब अगर देखा जाए तो दोनों छोटे हैं, ये सॉरी, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। क्या लेंथ मास को जस्टिफाई कर रहा है, उसका एक अपना ही गुण है, अपनी ही प्रॉपर्टी है। तो वो किसी और से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो मास भी क्या हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटीज। आगे भी अभी सात और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो हम आगे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।
ऐसे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे हम मान लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले से हम चिर परिचित हैं। डिस्टेंस क्या होती है? एक लेंथ होती है भाई, लंबाई तो होती है। टाइम, टाइम मतलब टाइम, और लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम की सेकंड। अभी हालांकि यूनिट मैंने पता ही नहीं, लेकिन थोड़ा जानते हैं 9th 10th क्लास की वजह से। अब देखो लेंथ क्या है? लेंथ जो है वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सी? फंडामेंटल। और टाइम, ये भी हमारी फंडामेंटल है, क्योंकि समय को भी हम किसी और चीज से नहीं समझ सकते। एक ये डिस्टेंस भी फंडामेंटल हो गए, टाइम भी फंडामेंटल हो गए, दोनों फंडामेंटल मिलके एक नई यूनिट बना रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट या डेराइव्ड क्वांटिटी। सॉरी, यूनिट नहीं, क्वांटिटी होगा। डेराइव्ड क्वांटिटी, इसी की बात हो रही है। ये देखो लिखा भी है, derived quantities are the quantities that can be derived from fundamental quantities। एग्जाम्पल भी मैंने यही दिया है। जैसे लेंथ क्या है? फंडामेंटल है। टाइम क्या है? फंडामेंटल है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? स्पीड, जो कि ये derived क्वांटिटी है। समझ गए डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? अब हम जानते हैं कि एडवांटेज क्या है एसआई सिस्टम के। आखिरकार जो एसआई सिस्टम आया है, इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत था पूरे वर्ल्ड को एक यूनिफिकेशन में लाने की, हर जगह एक जैसा मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो क्रिएट करना। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है कि इसमें 9 जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, सबसे ज्यादा इसी में फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो हमें ज्यादा आसानी होती है मेजरमेंट करने में। दूसरा क्या है? दूसरा, इट इज ए मेट्रिक सिस्टम मल्टीपल ऑफ 10। ये सबसे बड़ी आसानी है हम स्टूडेंट के लिए, नहीं तो हम स्टूडेंट तो इसमें याद कर करके तो और पक जाते हैं। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। 1 सेंटीमीटर अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर। 1 मीटर में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 1000 मीटर। एंड दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। देखा जाए तो 100 भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 10 है। और 1000 भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 10 है। तो एसआई सिस्टम में क्या है? ये एक मैट्रिक सिस्टम है। इसमें मल्टीपल ऑफ 10 में ही हम लोगों का जो भी कन्वर्जन होगा वो सब इसी में होगा, जो कि याद रखना बहुत ही आसान है। नहीं तो पहले क्या होता था, ये जो चीज लिखी है ये वाली, यहाँ से लेके ये जो भी लिखा है ये इतना, ये चीज, ये पहले हुआ करता था। पहले क्या है? 12 इंच इक्वल होता था 1 फुट के। 3 फुट इक्वल होता था 1 यार्ड के। 660 यार्ड इच इक्वल टू होता था 1 फरलॉन्ग के। एंड 8 फरलॉन्ग इक्वल टू होता था 1 मील के। मतलब अगर हमें इंच से मील तक जाने के लिए सारे पैरामीटर क्या करने होते थे? याद करने होते थे, कि तब जाके हम मील का जो है पैरामीटर, मील का जो है वो हम समझ पाएंगे। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे बस आपको मैट्रिक सिस्टम में ही सब कुछ मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। या 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? ऐसे भी आता था। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 10⁻³ किलोमीटर होते हैं। कितने में? 1 मीटर में। ये कैसे होते हैं ये हम थोड़ी देर में और आगे डिस्कस करेंगे। ये तो हो गए एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम के 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? रेशनल सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या है? एक तर्क, मतलब एक तर्क संगत प्रणाली है ये। तर्क तर्क संगत मतलब तर्क संगत वाला सिस्टम है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई एक जैसा ही वर्क हमें मिल रहा हो तो उसकी यूनिट भी हम एक ही रखते हैं। जैसे हीट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। या यूं बोल लो कि हमें हीट से भी कभी कभार क्या होता है? वर्क मिलता है। एग्जाम्पल भी है सोलर पैनल। हीट से क्या होता है? वर्क मिला। वर्क से तो वर्क हमें मिल ही रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से भी क्या मिलता है? हमें वर्क ही मिलता है, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, वो किलोवाट आवर। अब देखो जब इन तीनों से क्या मिल रहा है? हमें वर्क ही तो मिल रहा है। तो इन एसआई सिस्टम में क्या किया? पहले क्या होता था? हीट की यूनिट कैलोरी, वर्क की यूनिट जूल, और इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट किलोग्राम, किलोवाट आवर।
ये पहले हुआ करता था, लेकिन एसआई सिस्टम में क्या रखा गया, जब तीनों का जो आउटपुट है वो वर्क है, एक जैसा ही काम है, तो इनकी यूनिट भी क्या रख दी, सब जूल। एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या रखी गई, जूल। किसकी, तीनों की, चाहे हीट से काम हो, चाहे वर्क से काम हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से काम हो, एसआई सिस्टम में इन तीनों की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। कोहेरेंट सिस्टम क्या है, कोहेरेंट सिस्टम ये याद कर लीजिए, कभी कभार आ जाता है, अच्छी चीज है। कोहेरेंट सिस्टम में ये जो होता है, जैसे कोई डेराइव्ड अगर आपका यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट को ये फॉर्मूला ले लो, एफ इक्वल टू एम डॉट ए। एम क्या है, मास, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और ये क्या है, फंडामेंटल है। एम क्या है, फंडामेंटल, और ए क्या है हमारा, डिराइव्ड। फिर भी ये क्या, लेकिन ये ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी ओवर dt, ये आगे बताएंगे। और v मतलब एल, dv ओवर dt, तो ये हमारा एक्सेलरेशन जो है वो फंडामेंटल से बन के मिलकर बना है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, डेराइव। तो अब यहाँ से मिलकर क्या बन गया, डेराइव बन गया। कौन सी चीज, फोर्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई अगर डेराइव्ड यूनिट है एंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट से मिलकर ये बना है, यूनिट्स इन यूनिट नंबर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब ये जो भी इसका आउटपुट है वो क्या होगा, यूनिट नंबर में होना चाहिए, होगा। एक सॉरी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कैसे, अब हम जैसे F इक्वल टू एम ए लिख लेते हैं, F इक्वल टू एम ए। एक न्यूटन फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 1 किलोग्राम का कोई टुकड़ा ले लो, कोई बॉडी ले लो, और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या दे दो, एक्सेलरेशन, तो हमें कितना फोर्स मिल जाएगा, 1 न्यूटन। और देखो तीनों क्या है, यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर मतलब 1। दूसरी दूसरी तो ये वाला हमारा क्या होगा, कोहेरेंट सिस्टम, मिल गया हमें, हो गया। दूसरी चीज, इसको हम एक इस तरफ से भी कह सकते हो, अगर हमें 1 न्यूटन फोर्स चाहिए, तो क्या हम 2 केजी की कोई बॉडी को अगर हाफ एक्सेलरेशन दे दें, तो भी तुम्हें 1 न्यूटन मिलेगा। देखो, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1, तो भी हमें 1 न्यूटन मिलेगा। लेकिन ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट नंबर चाहिए होते हैं, ये 2 है, ये हाफ है, ये यूनिट नंबर नहीं है। ये समझनी चाहिए, इसलिए इसको देख लेना, ये अच्छी चीज है। नोट्स साथ में बनाते जाओ, वीडियो को पॉज करके, और नोट्स अच्छे से बनाओ, कि नोट्स खुद के लिए बनाओ, टीचर के लिए नहीं। नोट्स ऐसे बनाओ जैसे अगर आप 2-3 महीने के बाद देखो तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाए कि हमने अगर ये यहाँ पे इसे अंडरलाइन किया था या इसे गोला बनाया था, तो क्यों बनाया था। आगे बढ़ते, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट। अभी हम बता रहे थे ना कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो कौन सी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितनी है, टोटल 9 है। कौन कौन सी है, चलो देखते हैं। नंबर 1 है लेंथ। लेंथ की अपनी खुद की प्रॉपर्टी, किसी और से हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, और इसका सिंबल है स्मॉल एम से। नंबर 2 है मास। मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, और सिंबल है केजी। टाइम का क्या है, एसआई यूनिट सेकेंड, और सिंबल क्या है, स्मॉल एस। टाइम को भी लेंथ और मास से हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। फिर है करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे करते हैं, एम्पियर से। एम्पियर्स का क्या है, एसआई यूनिट, और सिंबल है कैपिटल ए। इलेक्ट्रिक करंट को क्या टाइम, मास और लेंथ से जस्टिफाई कर सकते हो, नहीं। ऐसे ही पांचवा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक अलग चीज है, जिसको ऊपर की चारों चीजों से, चारों यूनिट से हम, या सॉरी चारों क्वांटिटी से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और इसकी यूनिट होती है केल्विन, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अच्छा, इन पूरे में देखिए जो भी 7, 8, 9 हैं, इनमें ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें कौन सी, ए और के, जो सिंबल है ए और के, ये क्या है, कैपिटल में है। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे इनका सिंबल मिला है। एम्पियर कौन थे, साइंटिस्ट थे। केल्विन भी साइंटिस्ट थे, इसीलिए जो इनका सिंबल कैपिटल में है वो साइंटिस्ट के नाम की वजह से है। 6 क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई अगर अमाउंट, कोई भी सब्सटेंस है, तो उसको, उसकी यूनिट क्या होगी, मोल, और सिंबल भी क्या होगा, मोल। उसको भी हम किसी ऊपर के जो 5 यूनिट है उनसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी चीज कितनी है। हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ोगे
तो वहां पे मोल पढ़ाया जाएगा। मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, या शायद यहाँ पे 22 होता है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एन ए नहीं, पार्टिकल्स लिखा जाता है यहाँ पे। पार्टिकल्स। फिर सेवेंथ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमक। क्या मतलब होता है, चमक। और इसकी यूनिट होती है कैंडला। इसको हम स्मॉल सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जैसे कोई बल्ब है, उस बल्ब में डब्बे में अगर देखो उसके बॉक्स में, तो लिखा होता है इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी इतने कैंडला है। तो कैंडला से इसे क्यों ऐसा यूनिट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर बल्ब में लिखा है कि 50 सी डी, मतलब 50 कैंडला, तो इसका मतलब ये होता है कि 50 कैंडल को अगर हम जलाएं, तो जितनी उससे रोशनी होगी उतनी एक बल्ब में है। देखो साइंस कहाँ पे घुस रही है, कितनी बढ़िया बात है यहाँ पे। कैंडला समझ के, कैंडला कहाँ से आया, कैंडल से लिया गया है। सब पुराने जमाने से उठा उठा के रख देते हैं लोग। उसके बाद क्या हुआ, दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और ऐड हुई हैं। जिन क्वांटिटी को अगर आप देखो तो ऊपर की जो ये 7 क्वांटिटी है, कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनसे समझाया नहीं जा सकता। वो कौन कौन सी है, नंबर 8, प्लेन एंगल। एंगल ले लो, एंगल हम लोग ऐसे तो बनाते हैं। ये कितना है, मान लो 30 डिग्री। ये कितना है, मान लेते हैं 60। ऐसा तो है, मतलब चेंज हो रहा है, कुछ तो है। और बताओ ये जो भी होगा ये चीज, क्या इनसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहाँ पे लगे, कहीं नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें है ही नहीं। टेम्परेचर का भी कोई रोल नहीं, करंट का भी कोई रोल नहीं, टाइम, मास, लेंथ, इसमें कुछ भी नहीं है। लेंथ तो चलो ये चीज नापी जा सकती है, ये चीज और ये चीज, लेकिन एंगल क्या लेंथ से नापा जा सकता है, नहीं। तो फिर ये भी एक अलग चीज है जो बाद में जस्टिफाई और बाद में ऐड की गई। तो इसके लिए फिर इसमें इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RAD से। रेडियन 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, पाई इक्वल टू 1/8 डिग्री। और पाई को हम ही रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन से। ये अभी हम जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसको हम बताएंगे क्या होता है। अच्छा, 1 रेडियन होता कितना है, 1 रेडियन एंगल होता कितना है। 1 रेडियन एंगल समझने के लिए आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये आपने रेडियस ले ली R, और इतनी ही रेडियस का आपने एक आर्क लगा दिया। कितनी, इतनी ही, जितनी ये रेडियस उतनी रेडियस का आर्क। और इस आर्क से जो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा, वही क्या होगा, 1 रेडियन। इसी एंगल को क्या बोलोगे, 1 रेडियन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का भी एक अपना अलग सीन है। सॉलिड एंगल को समझने के लिए हम लोग एक आइसक्रीम ले लेते हैं। कौन सी, कोन वाली। अब ये एकदम पूरी भरी हुई है, ऊपर ये सर्कुलर, ऊपर थोड़ा ऊपर ये ऐसा 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 उठा हुआ है। ठीक, आप जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझिए छाते को जब इसे खोलते हो तो उसमें जो तीली वगैरह नहीं होती है, जो एक ही जगह पे क्या होती है, मिली हुई होती हैं, एक ही जगह पे मिली हुई होती हैं। तो आप ये समझ, और जो जहाँ पे मिली हुई होती हैं, ये सब क्या, ये यहीं पे मिली हुई है, तो इसी एंगल को क्या कहोगे, सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल में समझाना मुश्किल है, एक ये भी चीज होती है। हालांकि अगर अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई पता नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी। अभी जस्ट आप लोग 10th के बाद आए हो, पेशेंस रखो, सब हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। 7 यूनिट। अच्छा, एनसीईआरटी बुक में हमारी ये लेंथ की डिफिनीशन, मास की डिफिनीशन, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब दी गई हैं। आप एक बार इन्हें वहां से देख जरूर लीजिएगा। क्या कहा गया, इसमें लिखने का कोई वो है नहीं, आप इसलिए हम उसको बताए नहीं। एनसीईआरटी में है, आप उसको एक बार रिव्यू कर सकते हैं।